जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। हमने पहले देखा था मॉडर्न हिस्ट्री, अच्छे से बहुत अच्छे से देखा था। चीजें आपको याद भी हो गई थी, समझ भी आ गई थी। ठीक है। तो मिडाइवल में हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि किस तरह से इस्लाम धर्म इस दुनिया में आया था। फिर हमने देखा था इस्लाम धर्म फैलते फैलते किस तरह भारत में आ गया था, कौन कौन से हमले हुए थे। फिर हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत बनी थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले दास वंश आया था, फिर खिलजी आया था, फिर तुगलक आया था, फिर सैयद आया था और फिर लोधी वंश आया था। फिर हमने देखा था कि लोधी वंश का आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी। उसको मार देता है बाबर। तो बताया था फिर मैंने कि बाबर बाद में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है। इसी में अब हम पढ़ेंगे। आपने नाम सुना भी होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। यह सब इसी में ही आते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले बता देता हूं मैं आपको कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, जिससे आगे की जो भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, यहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनको पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का, कि हमें आज देखना है मुगल वंश के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में देखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो रहा था 1206 से 1526 तक। उसके बाद में 1526 से 1857 तक मुगल वंश रहता है। ठीक है। और आगे की कहानी हमने वहां देखी ली थी मॉडर्न इंडिया में, कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें हुई थी। अब बात आती है मुगल वंश, बाबर के बारे में, कि बाबर आखिर यहाँ पर आया कैसे, यहाँ पर पहुंचा कैसे। तो बाबर के बारे में बात ऐसी होती है कि जब इब्राहिम लोदी का को बाबर ने मार दिया था, लेकिन मारने के लिए बुलाया किसने था? तो क्या होता था कि इब्राहिम जो लोदी था उसके काम से हम लोग खुश नहीं थे। तो पंजाब का एक गवर्नर था, उसका नाम था दौलत खान। तो दौलत खान था वो, जो इब्राहिम लोदी है उसके काम से खुश नहीं था। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना चाहता था। इब्राहिम लोदी का एक अंकल हुआ करता था, चाचा हुआ करते थे, उनका नाम था आलम खान। तो आलम खान और दौलत खान दोनों ही मिलके बुलाते हैं बाबर को, क्योंकि आलम खान की जान पहचान थी बाबर से। तो दोनों ने बुलाया बाबर को, यह कहकर कि तुम इब्राहिम लोदी को यहाँ से भगा दो। लेकिन बाद में हुआ क्या कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन बाबर यहाँ से वापस गया ही नहीं। वो भारत में अपना अधिकार समझ के बैठ गया। भारत की गद्दी पर जो बाबर है वो बैठ गया था, जिससे हमारे लिए और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। ठीक है। तो अब हमें देखना है मुगल वंश के बारे में। हमने देख लिया कि यहाँ पर बाबर किस तरह आया था, किसने बुलाया था। तो अब हमें स्टार्ट करना है मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश के बारे में बता ही दिया मैंने कि 1526 से 1857 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इसमें हमें जो राजाओं के बारे में देखना है। मैंने पहले ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा हुए हैं उन्हें हम कहते हैं सुल्तान, और जितने भी मुगल वंश में होंगे उन्हें हम कहेंगे बादशाह। ठीक है। यहाँ पर 6 राजा हुए हैं। ऐसा कुछ आपको याद नहीं करना है ना। 1707 तक। और यहाँ पर हुए हैं 12 राजा, 1707 तक से 1857 तक। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, नाम नहीं भी सुना है तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग होगी बाबर से, कि हमें सबसे पहले बाबर के बारे में देखना है। बाबर के बाद में हमें देखना है हुमायूं के बारे में। हुमायूं के टाइम पीरियड में ही एक अफगानी और आता है राज करने के लिए। उसका नाम था शेर शाह सूरी, जो 15 सालों के लिए हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। हुमायूं के बाद में आता है अकबर। नाम सुना भी होगा, जिसको अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब अकबर को अपनी राजगद्दी मिली थी तो अकबर के पास में दिल्ली और पंजाब का कुछ ही क्षेत्र आया करता था। लेकिन इसने धीरे धीरे अपने अपने बाहुबल से, अपनी शक्तियों से बाकी सारे पूरे भारत को अधिकार में ले लिया था, इसलिए इसको अकबर महान कहा जाता है। अकबर के बाद में था जहांगीर। जहांगीर के बाद में था शाहजहां, जिसने बनाया था ताजमहल। और शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब को सबसे बेकार माना जाता है मुगल काल में, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हिंदी जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ा था। जो हिंदू लोग थे उन पर काफी जुल्म किए थे, इसलिए इसको बेकार माना जाता है। जो यहाँ पर 12 राजा हैं, इनको तो पढ़ते हैं हम मध्यकाल में, जो अभी हमें पढ़ने हैं।
और इनको पढ़ते हैं हम आधुनिक काल में, जो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मेन मेन जो बादशाह हुए थे वो सारे मध्यकाल में ही हुए थे। उसके बाद तो धीरे धीरे जो मुगल शक्तियां थी अपने आप कमजोर होती हुई चले गई थी। अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने इनकी एक भी नहीं चलने दी थी। आधुनिक काल है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग होती है मुअज्जम से। मुअज्जम बेटा हुआ करता था औरंगजेब का, ठीक है। मुअज्जम का ही नाम था बहादुर शाह। मुअज्जम का ही नाम था बहादुर शाह फर्स्ट कह सकते हैं इसको। यह होते होते लास्ट में आया था बहादुर शाह। बहादुर शाह सेकंड, जिसको अपन कह सकते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बारे में मैंने बताया था जब हम क्रांति देख रहे थे 1857 की, कि किस तरीके से जो क्रांतिकारी थे उनको अपना नेता चाहिए था। तो सब बहादुर शाह जफर के पास गए थे। बहादुर शाह जफर को बाद में जो अंग्रेज थे वो रंगून की जेल में बंद कर देते हैं। इनकी एज उस टाइम 84 साल हुआ करती थी, 84 ईयर्स के थे। तब भी इनको जेल में बंद कर दिया था, जहाँ इनकी मौत हो गई थी, रंगून की जेल में। ठीक है। ये तमाम सारी छोटी छोटी बातें थी, याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यह जरूर देख लेना कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? मुअज्जम। क्योंकि कुछ लोग इसका नाम याद नहीं रख पाते, तो इसका नाम है मुअज्जम, ठीक है। मुअज्जम को ही कहते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। और आखिरी जो मुगल राजा था वो था बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब हमें उसके बाद देखना है बाबर। हमें एक एक करके सारे जो बादशाह हैं उनके बारे में देखते हुए चलना है। स्टार्टिंग हम करेंगे बाबर से। मैंने बता ही दिया था कि बाबर भारत में राज करने के लिए कैसे आया था, इसको यहाँ पर किसने इनवाइट किया था, ठीक है। बताया था मैंने आपको कि बाबर था, वो किसके कहने पर आया था? वो आया था दौलत खान और आलम खान के कहने पर भारत आया था। कि इससे बोला था कि बाबर, तू इब्राहिम लोदी पर हमला कर, उसको हरा, यहाँ से बाहर भगा दे। बाबर ने उसको हरा तो दिया, लेकिन ये है खुद यहाँ पर गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। दौलत खान इब्राहिम जो ये था, आलम खान के कहने पर भारत आया था, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन सा? अब हम थोड़ा बहुत बाबर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बाबर का जो असली नाम था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर का असली नाम क्या था। इसका असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद। याद हो जाएगा, याद नहीं होता है तो जहर से याद कर लेना, ठीक है। जहर जहीरुद्दीन। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, यह इसका असली नाम हुआ करता था। अब हमें इसके माता पिता बाप के बारे में देखना है। तो जो इनके पिता का नाम था, माता का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था, इसकी जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान आपको याद होना चाहिए, फरगना, ठीक है। जन्म स्थान आपको याद होना चाहिए, फरगना एक जगह पड़ती है मध्य एशिया में। फरगना है, मध्य एशिया में जगह पड़ती है, ये यहाँ से आया था, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम है माहम बेगम। याद कर सकते हो, माहम बेगम, मेरी बेगम। बाबर कह रहा है कि मेरी बेगम, तो माहम बेगम अपने आप याद आपको हो जाएगा। माता का नाम था कुतलुग निगार। को कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कुतलुग निगार। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये छोटी मोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बेटे हुए थे, बेटों के बारे में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, बेटे तो कई सारे हुए होंगे। इंपॉर्टेंट पहला तो आप सभी ने नाम सुना है, हुमायूं का। हुमायूं के बाद में था कामरान। कामरान के बाद में था अस्करी, फिर था हिंदाल। याद हो जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। वैसे इसको याद कर सकते हो कि हुमायूं तेरा काम क्या है? मेरा काम है हींग और दाल की तस्करी करना, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये किसके कहने पर भारत आया था? दौलत खान आलम खान के कहने पर आया था। असली नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद है, यह इसका नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद असली नाम। पिता का नाम याद कर लेना, माता का नाम याद होना चाहिए, पत्नी का नाम याद होना चाहिए। याद होना चाहिए कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछते हैं। बेटे का नाम हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। बाबर एक्चुअली हुआ क्या था कि बताया था मैंने आपको कि मध्य एशिया के फरगना में रहा करता था, इसका जन्म हुआ था। लेकिन 1504 में
ये फरगना से कहाँ आ गया था? ये आ गया था काबुल, क्या मेरे को अफगानिस्तान, क्योंकि यह भी सारे युद्ध हारता हुआ जा रहा था एक तरह से। तो ये फरगना से छुपता हुआ अफगानिस्तान आ चुका था, काबुल आ चुका था। तो इसलिए इसको इनवाइट किया कि भारत पर हमला कर, किसने? दौलत खान और आलम खान ने। ठीक है, ये तमाम सारी बातें थी। कैसे आया, क्यों नहीं आया, तमाम सारी बातें हमने देख ली है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से काम करे, उनके बारे में हमें देखना है। युद्ध आपने इनके नाम सुने भी होंगे। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध के बारे में मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में होता है? पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी। पहली बात तो काफी इंपॉर्टेंट है कि 1526 आपको याद होना चाहिए। 1526 आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने नहीं बताया हो, बाबर का जो टाइम पीरियड था वो 15 से 26 से 1530 तक रहा था। ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध है। यह युद्ध बाबर का भारत में पहला युद्ध है, क्योंकि भारत ये पता नहीं था इसको, ये पहली बार लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आया है। बाबर का भारत में यह पहला युद्ध है। मैंने बता ही दिया कि इसको यहाँ पर किसने इनवाइट किया था। ठीक है। यह किस किस के बीच में हुआ था? यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है? जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ था, इब्राहिम लोदी। बाबर तो इसमें जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इस युद्ध में पहली बार गोला बारूद का उपयोग हुआ था या यूज किए गए थे, क्योंकि इसके पहले तक गोला बारूद यहाँ पर युद्धों में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे भारत में। अब चूंकि बाबर बाहर से आया था, वहां पर गोला बारूद यूज होते थे। इस वजह से बाबर ने भारत में भी पहली बार गोला बारूद यूज किए। ठीक है, पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत में कोई भी युद्ध में गोला बारूद इस्तेमाल किए गए थे। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हटा दिया और खुद भारत में जम गया था और एक अपने खुद के मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। और इस युद्ध के बाद में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की? इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर, बताऊंगा मैं आपको अभी कलंदर क्या होता है। नाम मैंने गाना सुना होगा ना, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर। ठीक है। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि ग्रहण किया, धारण की, या मिली इसको। कलंदर एक्चुअली ये होता है कि जो सबसे सर्वोच्च होता है, सबसे सुपीरियर होता है, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो ऐसा कहते हैं कि जब पानीपत के पहला युद्ध हुआ था, बाबर युद्ध जीत गया था, तो बाबर ने युद्ध में जीता हुआ पैसा अफगानिस्तान के जो लोग थे उनको दे दिया था। कहते हैं कि अफगानिस्तान के काबुल के एक एक वहां के रहने वाले लोगों को इसने चांदी का सिक्का दिया था। इसलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कलंदर की उपाधि किसको मिली थी? बाबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यही है कि भारत में बाबर का पहला युद्ध कौन सा है? पानीपत का पहला युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कौन से युद्ध में भारत में गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था? पानीपत के पहले युद्ध में। मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? बाबर करता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो कलंदर है, कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने की थी। किस युद्ध के बाद की थी? पानीपत के पहले युद्ध के बाद में। ये तमाम सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी आपसे पूछ लेगा। 1526 आपको याद होना चाहिए। 1526 के जस्ट एक साल बाद में याद हो जाएगा आपको 1527। मतलब सारे युद्धों में इसके एक एक साल का गैप रहेगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। 1526 के बाद में आ गया 1527, खानवा का युद्ध। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने सुना भी होगा, फेमस है। ठीक है। यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और महाराणा सांगा, महाराणा सांगा। सांगा की इसमें हार हो जाती है और बाबर फिर से जीत जाता है। क्योंकि सांगा या कोई भी हो, वो चाहते थे कि जल्दी से यहाँ से ये बाबर बहुत ज्यादा आतंक मचा देगा, इसको भारत से बाहर निकालो। इसलिए खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कई सारे राजपूत जो राजा हुआ करते थे वो महाराणा सांगा के साथ आए थे।
इसके बारे में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं सकते। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि संगा के साथ में और भी जो राजपूत राजा थे, वो भी लड़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन बाबर ने किसी तरीके से यह युद्ध जीत लिया था। चालाकी करके या कैसे भी यह युद्ध जीत लिया था। एक तरह से मैं कहूँ कि बाबर ने बहुत सारे इसी युद्ध में राजपूत राजाओं को हरा दिया था। तो महाराणा सांगा है, उनकी हार हो जाती है और बाबर की यहाँ पर जीत हो जाती है। ठीक है। और इसका प्रमुख कारण था कि बाबर यह युद्ध जो युद्ध हुआ था खानवा का, यह क्यों हुआ था? कारण क्या था युद्ध होने का? कि बाबर परमानेंट रूप से भारत में बस गया था। बताया था मैंने आपको कि यहाँ से वापस गया नहीं था, यहीं पर बस गया था। बाबर स्थायी रूप से भारत में बस चुका था। इसलिए इसको भगाने के लिए खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर स्थायी रूप से भारत में बस चुका था। ठीक है। इसके एक साल बाद में एक युद्ध और आता है। उसका नाम है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हो सकता है आपने नहीं सुना हो, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना फेमस नहीं है। ठीक है। तो चंदेरी के युद्ध के बारे में है, ये हुआ था 1528। ये भी आपको याद होना चाहिए। खानवा का भी आपको याद होना चाहिए, 1527। ठीक है। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय, चंदेरी पड़ता है एमपी में, और बाबर के बीच में। इसमें भी यही हुआ कि बाबर जीत गया था और मेदिनी राय हार गए थे। एक्चुअली जो राजपूत राजा हैं, उनको अपनी शक्ति दिखा चुका था बाबर खानवा के युद्ध में ही। और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, जिसमें मेदिनी राय की हार हो जाती है। याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछेगा कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। अब चंदेरी के बाद में एक युद्ध और आता है। उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। ये भी आपको याद होना चाहिए, जस्ट एक साल बाद हुआ था, 1529 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद होना चाहिए कि 1529 में घाघरा का युद्ध है, वो आपको याद होना चाहिए। यह किसके बीच में लड़ा गया था? यह लड़ा गया था बाबर और अफगानी सेना के बीच में। किस तरीके से हुआ? ये था कि इब्राहिम लोदी, बताया था मैंने, दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था। तो इब्राहिम लोदी का भाई हुआ करता था, उसका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, लेकिन इब्राहिम को तो मार दिया बाबर ने, और गद्दी पर कैसे बैठेगा? आपको मैंने ये भी बताया था कि जो लोदी वंश है वो अफगानी थे, वो अफगानिस्तान से आए थे, अफगानी वंश था वो। तो अफगानों ने क्या किया? अफगानों ने महमूद लोदी के साथ मिलकर बिहार पर अधिकार कर लिया, बिहार पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। साथ ही साथ बंगाल में एक था नुसरत शाह। तो नुसरत शाह की भी बाबर से बनती नहीं थी। बंगाल में एक था नुसरत शाह, जिसकी बनती नहीं थी बाबर से। इस वजह से बाबर ने बंगाल और बिहार का की जो संयुक्त सेना थी उसको मार दिया था। या मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। कि बिहार में तो अधिकार कर लिया था किसने? महमूद लोदी ने। और जो वो जो अफगानिस थे, क्योंकि ये खुद अफगानिस्तान का था, तो अफगानी के साथ मिलकर महमूद लोदी है, उन्होंने बिहार पर कब्जा कर लिया है। बंगाल में थे नुसरत शाह। ठीक है। इस वजह से दोनों की ही संयुक्त सेना को बाबर ने हरा दिया था। बुरी तरीके से दमन किया था इनका, बुरी तरीके से हराया था, कुचल डाला था। ठीक है। 1529 को। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं कि बिहार बाबर और अफगानी सेना के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा कि घाघरा का युद्ध है, उसमें कौन कौन सी सेनाएं थी, मतलब कौन कौन से राज्य थे, मतलब घुमा फिरा के पूछता है कुछ भी, तो याद होना चाहिए थोड़ा बहुत कि बिहार और बंगाल की सेना का दमन किया था। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। घाघरा एक नदी बहती है कहाँ पर? गोरखपुर के पास में। ये जो अब युद्ध हुआ था, लड़ा गया था। ठीक है। तो इसमें पढ़ने को यही है, घाघरा का युद्ध है, यह हुआ था बाबर और अफगानी सेना के बीच में। ठीक है। बाबर और अफगानी सेना के बीच में यह लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है। घाघरा का युद्ध है, यह बाबर का अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसकी मौत हो गई थी 1530 में। 1530 में इसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हुई थी, आपको पता है कि मुस्लिम्स में जो बॉडी होती है उसको दफनाया जाता है। तो शुरुआत में जो इसकी बॉडी थी उसको दफनाया गया था,
आगरा के आराम बाग में। ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं कि शुरुआत में बाबर की बॉडी को कहाँ दफनाया गया था। आराम बाग, आगरा में। आगरा में जगह पड़ती है आराम बाग। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और बाद में दफनाया गया था काबुल में। काबुल में इसका मकबरा बना हुआ है, काबुल अफगानिस्तान में है। तो क्वेश्चन बनेगा कि इसका मकबरा कहाँ पर है। बाबर का बाबर का मकबरा है काबुल में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। सभी जो बादशाह हुए उनके बारे में पूछ लेंगे कि इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है, इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है। तो इसका मकबरा बना हुआ है काबुल में। यह क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको कि जो मुगल हुए हैं उनकी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। मुगलों की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो थी फारसी। याद होना चाहिए। लेकिन बाबर की खुद की एक ऑटोबायोग्राफी आई है ना, जिसको कहते हैं आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें खुद के बारे में आदमी लिखता है कि मैंने ये किया, वो किया, ये और वो। ठीक है। तो जो इसकी आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा, जिसको इसने लिखा है तुर्की भाषा में। ठीक है। तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। या पूछ लेगा कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही। घाघरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है, बाबर और अफगानी सेना के बीच में, जिसमें बंगाल और बिहार की सेना का इसने दमन किया था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, घाघरा का युद्ध था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बाबर का मकबरा काबुल में है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर को शुरुआत में कहाँ पर दफनाया गया था, आरामबाग, आगरा में। कई बार पूछ लेगा कि बाद में बाबर को कहाँ दफनाया गया था, काबुल अफगानिस्तान में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी, फारसी थी। फारसी थी। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबरनामा को बाबर ने किस भाषा में लिखा है, तुर्की भाषा में। ये तमाम सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें, जिससे आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि कोई आप क्वेरी है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।